हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति चिकारा। वेलकम टू प्लस माइनस। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑन डेवलपमेंट। आपकी आनुवंशिकता और वातावरण का आपके डेवलपमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। उससे पहले जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, एक बार उसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन था हमारा, विच वन इज नॉट ट्रू अबाउट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है विकास का सिद्धांत। ऑप्शन ए था डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस, आपका विकास निरंतरता होता रहता है। डेवलपमेंट इज इंटर रिलेटेड, परस्पर संबंध होता है। या फिर डेवलपमेंट प्रोग्रेस फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशेष की तरफ जाता है। और डी ऑप्शन था डेवलपमेंट इज रिवर्सिबल इन नेचर। तो जो इसका करेक्ट आंसर था वो है ऑप्शन डी, डेवलपमेंट इज रिवर्सिबल इन नेचर। ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ऑन डेवलपमेंट आपका क्या प्रभाव पड़ता है आपकी हेरिडिटी और आपके वातावरण का आपके विकास पर। हेरिडिटी को आप हिंदी में बोल सकते हैं आनुवंशिकता, और एनवायरमेंट आपका वातावरण। इन दोनों का ही हमारे डेवलपमेंट पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो अब सबसे पहले हम हेरिडिटी को डिस्कस करते हैं कि हेरिडिटी होती क्या है, आनुवंशिकता होती क्या है। जो ट्रांसमिशन होता है जेनेटिक ट्रेट्स का फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन, तो उसको बोलते हैं हेरिडिटी। जो ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। तो जो स्थानांतरण होता है माता पिता या फिर पूर्वजों के गुणों का, उनकी विशेषताओं का उनके अगली पीढ़ी में, उसको बोलते हैं हेरिडिटी। अब इसमें हेरिडिटी में आपका क्या क्या कंसीडर होता है, इसमें आप लिख सकते हैं दिस इंक्लूड जो आपका आई कलर होता है, जो आपकी आंखों का रंग होता है, जो आपका हेयर कलर होता है, जो आपकी हाइट होती है, जो आपका बॉडी शेप होता है, बॉडी स्ट्रक्चर होता है, ये सब आपका हेरिडिटी के अंदर आता है। आपने देखा होगा कि जिनके आई कलर से हम रिलेट करते हैं, जैसे जिन बच्चों के माँ बाप की आंखों का रंग ब्राउन होता है, उन बच्चों की आंखों का रंग भी ब्राउन होता, उनके बच्चों की आंखों का रंग भी ब्राउन होता है। और जिन माँ बाप के हेयर कलर का रंग ब्लैक या ब्राउन होता है, तो बच्चों पे भी वैसे ही हेरिडिटी में आपको वो देखने में मिलेगा, ठीक है। इसमें आपका स्किन कलर, आप गोरे हो काले हो, ये सब भी आपका ट्रांसफर होता है। तो ये है आपका हेरिडिटी से रिलेटेड जो भी हमारे गुण और विशेषताएं हमारे पूर्वजों से और हमारे माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर होना, उसको बोलते हैं हेरिडिटी। अब ये ट्रांसमिशन थोड़ा समझ लेते हैं कि ये ट्रांसमिशन कैसे होता है। जो ट्रांसमिशन होता है वो होता है थ्रू जीन्स, जीन्स के द्वारा होता है। अब जो जीन्स क्या होती हैं, ये आपका क्रोमोसोम इस शेप में होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारी सेल के अंदर, और इस पर जीन्स आपके होते हैं, जीन्स से बना होता है ये, ठीक है। ये आपका होता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, अब जो ये क्रोमोसोम्स के आपके यहाँ पर अटैच होते हैं आपके जीन्स, और इन जीन ये जो होती हैं ये होती है आपकी जीन्स, और इन जीन्स के अंदर होती है आपकी कोडेड इंफॉर्मेशन। कोडेड इंफॉर्मेशन होती है।
जो भी आपका इनहेरिट आप करते हो फ्रॉम योर पेरेंट्स, वो सब आपका जीन्स के अंदर होता है। ये जो जीन्स होती है आपके, ये जो जीन्स बनती है, ये आपकी बनती है डीएनए मॉलिक्यूल से। इतना डीप में हम नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इतना ही देखेंगे कि क्रोमोसोम के थ्रू होता है ये जो ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो अब जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं हर स्पीशीज के अलग होते हैं। जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ पेयर जो होता है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो होता है 23 पेयर। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स में आपका टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा 23 पेयर। अगर टोटल नंबर पूछता है, क्योंकि ये पेयर में बात चल रही है, तो टोटल नंबर पूछता है तो जस्ट इसका डबल 46। ये एक बात हुई। अब ये होता कैसे है, आप यहां पे मेल फीमेल दोनों के ही अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, वो दोनों का सेम होता है, उनको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। जो 22 पेयर तक होते हैं वो दोनों मेल और फीमेल में सेम होते हैं, उनको बोलते हैं ऑटोसोम। और जो 23rd पेयर होता है वो होता है आपका 23rd पेयर, वो होता है आपका सेक्स क्रोमोसोम। जो कि आपके लिंग से रिलेटेड होता है। तो अब अगर हम इसको लेके चले तो होता कैसे है कि जो मेल के अंदर होता है, वो मेल के अंदर होता है XY क्रोमोसोम, नीचे लिख देती हूँ। मेल के अंदर होता है XY क्रोमोसोम और फीमेल के अंदर जो होता है वो होता है XX क्रोमोसोम। जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 22 पेयर तो दोनों के सेम होते हैं, जो 23rd पेयर होता है वो मेल के अंदर XY होता है, फीमेल के अंदर XX की ही 2 कॉपीज होती है, इसके अंदर XY की एक कॉपी होती है। तो जब जाइगोट इंफॉर्मेशन होता है तो जो बच्चे का जो लिंग जो डिपेंड करता है वो मेल कैंडिडेट पर डिपेंड करता है, क्योंकि फीमेल की साइड से हमेशा ही एक्स क्रोमोसोम ही रिलीज होगा। अगर मेल से एक्स रिलीज होता है तो आपका XX बन जाएगा, जो कि फीमेल होगा, जो आपका चाइल्ड होगा। और अगर आपका XY रिलीज होता है तो आपका मेल चाइल्ड होगा, बेबी बॉय होगा। ठीक है, ये हुई एक बात। ये हमने पढ़ा हेरिडिटी का ट्रांसमिशन होता कैसे है, टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं ह्यूमन बींग्स में, जो कि 23 होते हैं, जो कि आपसे पूछा भी जाता है। अगर टोटल नंबर की बात करें तो 46 होते हैं। जो फीमेल के लिए कौन सा क्रोमोसोम XX क्रोमोसोम होता है, और मेल के लिए या फिर बेबी बॉय के लिए, लड़के के लिए XY क्रोमोसोम होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा हेरिडिटी के बारे में। अब हम पढ़ते हैं कि इसका इफेक्ट कैसे पड़ता है, इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी। ये आपको देखने में मिलता होगा जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सबसे पहला इफेक्ट है आपका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो आपकी शारीरिक संरचना होती है वो जैसे कि आपका रेफर टू लुक, या आपके लुक से आप दिखने में कैसे हैं, आपकी आंखों का रंग कैसा, आपकी शेप, आपकी हाइट, इसमें आपका आई कलर, इसमें आपका बॉडी का शेप, आपका साइज, इन टोटल अगर बोला जाए तो हाउ यू लुक, आप दिखने में कैसे हैं, आपका लुक कैसा है, वो होता है आपका फिजिकल। तो ये आपका फिजिकल अपीयरेंस पर आपका ये इम्पैक्ट जाता है। सेकंड हम पढ़ेंगे इसमें इंटेलिजेंस पर आपका क्या इम्पैक्ट जाता है। इंटेलिजेंस, जो आपकी बुद्धि पर इसका कैसे प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा कि जिन बच्चों के माँ बाप इंटेलिजेंट होते हैं उनके बच्चे भी इंटेलिजेंट ही होते हैं, और जिनके पेरेंट्स डल होते हैं
वो भी, उनके बच्चे भी डल ही इन नेचर होते हैं, उनकी बुद्धि का जो वो होता है विकास वो उतना ही डल होता है। तो अब ये भी जो बच्चा होता है अपने पेरेंट्स से इनहेरिएट करता है, मतलब बच्चे की सोचने की क्षमता, उसकी रीजन सोचने का तरीका, रीजनिंग एबिलिटीज, और ये सब आपका डिपेंड करता है आपके पेरेंट्स पर, वो बहुत मैच करता है पेरेंट के साथ। ठीक है, जो आपकी ये जो मेंटल एबिलिटीज होती है ना, ये जितनी अच्छी होंगी आपका इमोशनली डेवलपमेंट बच्चे का उतना ही अच्छा होगा, और जितना अच्छा इमोशनली डेवलपमेंट होगा उतना ही सोशल, मोरल और लिंग्विस्टिक स्किल्स भी बच्चे की बेहतर होंगी। ठीक है, ये हुई एक बात इंटेलिजेंस की। अब इसका थर्ड पॉइंट है कैरेक्टर पर क्या प्रभाव पड़ता है। इफेक्ट ऑन कैरेक्टर, आपके चरित्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो ये होता है आपका हेरिडिटी, इसका आपके चरित्र पर बहुत प्रभाव पड़ता है। आपकी जो मोरल डेवलपमेंट होती है वो आपके पेरेंट्स से ही आप गेन करते हैं। आपने सुना होगा कि पेरेंट्स पास ऑन सम मोरल वैल्यूज टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, तो ये हमारे कैरेक्टर में भी झलकता है। तो इसमें अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है तो अब जो इम्पोर्टेंस है, ये हमने इफेक्ट पढ़ लिया हेरिडिटी का। भाई हम जैसे हम दिखते हैं, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हमारा कैरेक्टर होता है, वो सब हम अपने पेरेंट्स से ही इनहेरिएट करते हैं। ठीक है, थ्रू हेरिडिटी। तो अब इम्पोर्टेंस ऑफ हेरिडिटी हम देखना चाहेंगे कि हेरिडिटी का महत्व क्या है। तो आप हेरिडिटी को एज अ फाउंडेशन बोल सकते हैं। ये आपका बेस होता है, आपका आधार होता है। ये आपके लिमिट सेट कर देता है कि आपका आईक्यू कितने तक जाएगा, आपकी हाइट कितने तक जाएगी। तो ये एक तरीके से आपका लिमिट सेट कर देता, फाउंडेशन होता है कि बच्चे का इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल कितना होगा। का जो इनबोर्न टैलेंट होता है वो थ्रू हेरिडिटी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कि बच्चे में क्या टैलेंट है। अब टीचर का क्या काम होता है कि उस टैलेंट को पहचान कर उसके डेवलपमेंट के लिए आपको क्या करना होगा, आपको कौन सी फैसिलिटीज, कौन सा एनवायरमेंट उसको देना पड़ेगा, कौन से इक्विपमेंट उसको देने पड़ेंगे, उसको आप कैसे विकास कराएंगे। ठीक है, तो ये होता है टीचर का रोल। तो जो हेरिडिटी होती है ना, वो एक पॉइंट है, हेरिडिटी इज अ स्टैटिक सोशल कंस्ट्रक्ट, सोशल स्ट्रक्चर। स्टैटिक मतलब स्थिर होती है। जो सामाजिक संरचना होती है हेरिडिटी की, वो स्टैटिक स्ट्रक्चर होता है। मतलब एक बार जो आपने क्वालिटीज अपने पेरेंट्स से ले ली, उनको आप चेंज नहीं कर सकते, उनको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका हेरिडिटी से रिलेटेड। अब हम देखेंगे हमारा एनवायरमेंट से रिलेटेड। अब एनवायरमेंट क्या होता है। अब जो हमारा एनवायरमेंट होता है, वातावरण, वातावरण पर्यावरण, मतलब चारों तरफ से जिससे हम घिरे होते हैं उसको हम बोलते हैं एनवायरमेंट। अगर आप जो भी हेरिडिटी को छोड़कर जो भी बच जाता है वो सब एनवायरमेंट होता है। हमारे चारों तरफ जल, वायु और क्या, पेड़ पौधे, पहाड़, जो कल्चर, जो सोसाइटी, सब कुछ मिलाकर हमारा एनवायरमेंट बनता है। अगर हम बोले तो ये एग्रीगेट होता है, जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, जो कंडीशंस होती हैं, जो हमारी लाइफ को इफेक्ट करती है, हमारी बिहेवियर को इफेक्ट करती है, हमारी डेवलपमेंट को इफेक्ट करती है। तो ठीक है, ये सम अप होता है सबका, जितने भी आपके एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, जो आपको कंडीशंस होती हैं, जितनी भी कंडीशंस होती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो जो इफेक्ट है एनवायरमेंट का,
हमारे वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। अब सबसे पहले आप इसमें देखेंगे फिजिकल डिसिमिलरिटीज जो देखने को मिलती हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसका फिजिकल डिसिमिलरिटीज। तो जो आप में शारीरिक जो अंतर देखने को मिलता है उस पे भी एनवायरनमेंट का इफेक्ट पड़ता है। आपको पता है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमें हमारी जो फिजिकल जो स्ट्रक्चर मिलता है वो हम इनहेरिट करते हैं फ्रॉम आवर पेरेंट्स। तो फिर इस पे एनवायरनमेंट कैसे अपना इम्पैक्ट डालता है। आपने देखा होगा जो माउंटेन्स एरिया के लोग होते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग होते हैं, वो उनकी हाइट शॉर्ट होती है, दे आर इन शॉर्ट स्ट्रक्चर। बट जो इन कंपैरिजन टू प्लेन एरियाज में जो होते हैं वो टॉल एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इस तरीके से एनवायरनमेंट का भी प्रभाव पड़ता है हमारी फिजिकल डिसिमिलरिटीज पर। सेकंड पॉइंट है हमारा इंटेलिजेंस पर इसका कैसे प्रभाव पड़ता है। हमारी बुद्धि पर इसका कैसे प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हम जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं सोचने का तरीका, और जो हमारी रीजनिंग सॉल्विंग कैपेबिलिटीज जो होती है, हमारी एनालिसिस की जो होती है, वो हम अपने पेरेंट्स से लेते हैं। बट अगर आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, एक वेल इक्विप्ड कल्चर मिलेगा, एक सोशल एनवायरनमेंट मिलेगा, तो आपका ये सब उसी हद तक भी विकास होगा। आपकी जो ये इंटेलिजेंस है ये आपकी बेहतर होती जाएगी, इसकी डेवलपमेंट बेहतर होगी। इसके लिए हम एक एग्जांपल के तौर पे समझेंगे कि जैसे कि आप किसी बहुत बड़े पॉलिटिशियन के बेटे को एक ऐसी जगह पर छोड़ दें जहां पर उसको कोई सुविधा नहीं है, तो वो बड़ा होकर वो बच्चा अपने पिता के जैसे महान नेता नहीं बन पाएगा। तो ये हुआ हमारी इंटेलिजेंस पर इसका क्या इफेक्ट है। थर्ड पॉइंट है हमारी पर्सनैलिटी पर इसका क्या इम्पैक्ट है। हमारी पर्सनैलिटी पर, हमारे इस पर कैसे ये इम्पैक्ट करता है। आपने देखा होगा कि इसको हम समझेंगे कि जो पुअर फैमिलीज वाले, पुअर फैमिली जिनकी होती है, बच्चों की जिनके पास सारी सुविधाएं नहीं होती हैं, पैसे की तंगी होती है, तो उनके बच्चे भी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं, क्योंकि उनको घर पे वैसा एनवायरनमेंट दिया जाता है, उनका जो पालन पोषण होता है वो अच्छे एनवायरनमेंट में होता है, जिससे कि जो उनकी कैपेबिलिटीज होती है वो उभर कर आती है। तो इसी उस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि जो आपका एनवायरनमेंट होता है ये आपकी पर्सनैलिटी को भी बहुत हद तक इफेक्ट करता है। अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ मेंटल ग्रोथ। हमारी मेंटल ग्रोथ पर इसका क्या इम्पैक्ट जाता है। हमारा फोर्थ पॉइंट है मेंटल ग्रोथ। तो हमारे मेंटल ग्रोथ पर इसका कैसे इम्पैक्ट जाता है। अगर हमें अच्छा सोशल कल्चरल एटमॉस्फेयर मिलेगा तो हमारा जो मेंटल ग्रोथ होगा वो उतना ही बेहतर होगा। ठीक है, तो अब अगर हम एक शॉर्ट में बोले तो जो आपका एनवायरनमेंट होता है ना, ये प्ले करता है एक बहुत ही क्रूशियल रोल इन डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल, सोशल, इमोशनल, मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, अब जहां हमने पढ़ा था कि आपकी हेरिडिटी जो होती है वो स्टैटिक इन नेचर होती है, वहीं जो आपकी डेवलपमेंट होती है, वो डायनामिक इन नेचर होती है। मतलब परिवर्तनशील होती है, बदलती रहती है, आप अपनी इच्छा से बदल सकते हैं, जो कंडीशंस होती है वो चेंज होती रहती हैं। तो इसमें 2 पॉइंट की हेरिडिटी आपका स्टैटिक इन नेचर होता है और एनवायरनमेंट आपका डायनामिक इन नेचर होता है, परिवर्तनशील होता है। ठीक है, तो अब ये हमने दोनों का पढ़ा कि हेरिडिटी कैसे इम्पैक्ट डालती है, एनवायरनमेंट हमारे डेवलपमेंट को कैसे इम्पैक्ट डालता है। तो अब हम अगर एक शॉर्ट इसका निकाले रिजल्ट, तो हमारा क्या निकल कर आता है कि अगर हमारी बेहतर डेवलपमेंट के लिए, संपूर्ण विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए
हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, दोनों का ही अपना अपना महत्व होता है। तो जो आपका डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी और एनवायरमेंट का प्रोडक्ट होता है, गुणनफल होता है, इनकी अंतःक्रिया होती है जो हमारा संपूर्ण विकास होता है। ठीक है, ना सिर्फ हेरिडिटी पर डिपेंड करता है, ना सिर्फ एनवायरमेंट पर, दोनों का मिलाकर इम्पैक्टेड पड़ता है हमारी ग्रोथ पर। अब ये हमारा यहाँ पर फिनिश होता है डेवलपमेंट, प्रोडक्ट होता है हेरिडिटी और एनवायरमेंट का। ठीक है, तो आपने कुछ जो मेन पॉइंट है आपने नोट भी कर लिए होंगे। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। इसमें एक जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो बहुत बार पूछा गया है, नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट। नेचर वर्सेस नर्चर। अब जो नेचर होता है वो होती है आपकी प्रकृति। ठीक है, और जो नर्चर होता है वो आपका पालन पोषण किस हिसाब से होता है। तो आप नेचर को आप रिलेट करके चलेंगे अपनी हेरिडिटी से, और जो नर्चर होगा आपका वो आप रिलेट करेंगे अपने एनवायरनमेंट से। ठीक है, तो नेचर हेरिडिटी एंड नर्चर एनवायरनमेंट, प्रकृति वर्सेस जो आपका पालन पोषण है। ठीक है, अब हेरिडिटी, एक बच्चे ने अपना गेन कर लिया, इनहेरिएट कर लिया अपनी जो गुण विशेषताएं अपने पेरेंट्स से, और फिर बच्चे की अपब्रिंगिंग कैसे होती है, किस एनवायरनमेंट में बच्चा ग्रो करता है, उन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसके लिए हम एग्जांपल एक लेके चलेंगे। आपने एक बड़ा सही एग्जांपल है, जो रेसलर होते हैं, आपने देखा होगा कि एक रेसलर ने अपनी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो तो अपने पेरेंट्स से उसने इनहेरिएट कर लिया, बट अपनी फिटनेस और स्टेमिना को मेंटेन करने के लिए उसको अच्छा खाना चाहिए, अच्छी सराउंडिंग चाहिए, जहां पे प्रैक्टिस कर रहा है वो एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। तो उस गुड रेसलर के लिए उसको इन सारी जो एनवायरनमेंट है इस पर भी डिपेंड रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इससे आपका एक क्वेश्चन आता ही आता है। अब हम लास्ट में एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एनवायरमेंटल फैक्टर दैट शेप डेवलपमेंट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कि जो आपका एनवायरमेंटल फैक्टर है वो आपका डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करता है, इनमें से कौन सा नहीं करता है, एक्सेप्ट दिस। फर्स्ट है आपका क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशंस, जो आपकी पौष्टिकता की गुणवत्ता होती है उस पर। सेकंड आपका कल्चर, संस्कृति पर। थर्ड पॉइंट आपका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की गुणवत्ता पर। और फिजिक आपका शारीरिक गठन। तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि जो आपका कल्चर होता है वो भी एनवायरनमेंट में कंसीडर होता है, जैसे आपको न्यूट्रिशंस दिए जाते हैं एनवायरनमेंट पर होता है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो इनमें से जो नहीं है वो आपकी फिजिक है, आपकी जो शारीरिक संरचना होती है वो आपका एनवायरमेंटल फैक्टर नहीं होती। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन इज, the unique interaction of dash and dash can result in different path and outcomes of development। तो इनमें से किसकी इंटरेक्शन डैश एंड डैश आपका रिजल्ट करती है डेवलपमेंट का। फर्स्ट पॉइंट इज हेरिडिटी एनवायरनमेंट, सेकंड है चैलेंज एंड लिमिटेशन, जो आपको चैलेंज, आपको चुनौतियां मिलती हैं और जो आपकी सीमाएं होती हैं। थर्ड पॉइंट आपकी स्टेबिलिटी या चेंज, स्थिर या परिवर्तन। फोर्थ है आपका ऑप्शन एक्सप्लोरेशन एंड न्यूट्रिशन, एक्सप्लोर खोज करना या फिर पोषण। तो जो हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो आउटकम होता है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का। आपकी जो आनुवंशिकता होती है और जो वातावरण होता है उनका इंटरेक्शन ही हमारा होल डेवलपमेंट होता है। तो ये था एक डिस्कशन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट पर। और अगर कुछ कमी रही हो तो आप कमेंट पर जरूर, कमेंट बॉक्स में डाल देना कि क्या कुछ मिस हुआ है
या कहीं पर आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर ना हो पाई हो। और अब हम नेक्स्ट हमारा रहेगा सोशलाइजेशन का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।